तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ईटीएस या और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किए थे कि जो NADH+ और FADH2 बनता है उनका आगे क्या होता है, किस तरह से ATP की सिंथेसिस होती है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि क्रेब्स साइकिल में और ग्लाइकोलिसिस में ATP का ज़्यादा फॉर्मेशन नहीं होता, 2 ATP वहाँ बनते हैं, 2 ATP क्रेब्स साइकिल में बनते हैं, लेकिन फाइनली ATP की जो मेजर सिंथेसिस होती है वो इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है फाइनली ये इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन फाइनली O2 के साथ जुड़ करके बनाता है, इसमें H2O बनाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन दोनों मिल ऑक्सीजन के साथ मिल करके H2O बनाते हैं। तो ये फाइनल इसका या टर्मिनल एंड है, ऑक्सीजन जो एट लास्ट कहाँ पे जाता है। लेकिन जहाँ से स्टार्ट होता है पूरा प्रोसेस ये कई पोर्शन में डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ये प्रोसेस कहाँ होती है, फिर इसके कितने स्टेप्स होते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। ये आप माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें ये जो इन्वेजिनेटेड मेम्ब्रेन है ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसी के ऊपर ये सारे कॉम्प्लेक्सेज मौजूद होते हैं, एंजाइम्स मौजूद होते हैं और इसी पे सारी प्रोसीजर होती है। इसके इधर आप देख रहे हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है, ये वाला बीच का जो स्पेस है वो इंटर मेम्ब्रेन है, और ये मैट्रिक्स है अंदर की तरफ, ये मैट्रिक्स है। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये आपका ये पोर्शन है, इसी के ऊपर ये सारे प्रोसेस होती हैं और ये कम्प्लेक्स कई के फॉर्म में होती है। कम्प्लेक्स 1, कम्प्लेक्स 2, कम्प्लेक्स 3, कम्प्लेक्स 4 और लास्ट वाले को कम्प्लेक्स 5 भी बोलते हैं, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से कम्प्लेक्स का मतलब उसमें एक सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है, एक प्रोसेस अलग अलग होती है, इस तरह से इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो इसमें जो स्टार्टिंग से हम चलते हैं 1 से चलते हैं, इसमें कहने का मतलब ये जो पूरी प्रोसेस है उसमें जो भी NADH2 और FADH2 बना आपका क्रेब्स साइकिल में, ग्लाइकोलिसिस में और बीच में उसके ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन फेज में, वो अब फाइनली यहाँ पे उसकी एनर्जी का यूज होगा ATP के सिंथेसिस में, तभी तो उस प्रोसेस का हमें फ़ायदा होगा, वरना NADH का बनने का मतलब क्या हुआ। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे सारी प्रोसीजर हो रही है। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH2 प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ड्यूरिंग सिट्रिक साइकिल आर ऑक्सीडाइज्ड बाय एन NADH डिहाइड्रोजिनेज। तो कॉम्प्लेक्स 1 में अगर हम ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि जो भी NADH बना वहाँ पे कहाँ बना था, ये मैट्रिक्स के अंदर, एक क्रेब्स साइकिल यहाँ मैट्रिक्स के अंदर होती है। ये जो NADH बना और कुछ NADH और भी आए आपके क्रेब्स साइकिल में साइटोप्लाज्म के अंदर से भी, लेकिन मेनली यहाँ पे सबसे ज़्यादा NADH का फॉर्मेशन होता है। तो ये वाला यहाँ जो बना और जो उधर से आया सब यहाँ पे आते हैं, फाइनली ये इस कम्प्लेक्स 1 से जुड़ते हैं। तो कम्प्लेक्स 1 से क्या जुड़ेगा, NADH+ या NADH2 भी कह सकते हैं, और अपना ये हाइड्रोजन शिफ्ट कर देगा इधर को, अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा और NAD बना लेगा। तो हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो इस मेम्ब्रेन के इस पार आ जाते हैं, है ना, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में आ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चले जाते हैं इस कम्प्लेक्स में। तो इस कम्प्लेक्स में ये इस तरह से मूव करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऑन देन ट्रांसफर टू यूबिक्विनोन लोकेटेड ऑन या लोकेटेड विद इन इनर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ये इस FES-FMN के थ्रू होते हुए कहाँ जाएगा, यूबिक्विनोन पे, ठीक है। यूबिक्विनोन कहाँ मौजूद है, ये आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे है, और यूबिक्विनोन फिर किस में चेंज होएगा, UQS2, है ना। तो UQS2 में ये चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन, कुछ इधर से उन्होंने हाइड्रोजन ले लिया और इलेक्ट्रॉन ले लिया, इन दोनों की हेल्प से यहाँ पे क्या फॉर्मेशन बना, UQS2 बना है। तो जिसको कि हम बोलते हैं रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन या यूबिक्विनॉल। ये जो बना यहाँ पे ये क्या है, रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन या यूबिक्विनॉल, ठीक है। फिर क्या होगा, ये UQS2 तो बन गया यहाँ पे, लेकिन अब क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है फिर ट्रांसफर कर देगा आगे साइटोक्रोम B को, और हाइड्रोजन को शिफ्ट कर देगा, ये किसको शिफ्ट कर देगा, इधर की तरफ, यही इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में, और फिर से ये वापस से अपने उसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंटरचेंजेबल होता है। आप जानते हैं कि ये
UQ और UQS2 चेंज होता रहता है। ऐसा आपने देखा था वहाँ सीधी साइकिल में भी, और बल्कि सीधी साइकिल के बजाय हम उसमें कहें जो आपने देखा था लाइट रिएक्शन के अंदर भी आपने देखा था कि इस तरह का इंटरचेंज होता है। तो उसी तरह के चेंजेज यहाँ भी होते हैं। ये एक मीडिएटर की तरह है यहाँ पे यूवी किरणों, और ये इलेक्ट्रॉन को और हाइड्रोजन को आगे इस तरह से मूव कराता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैच होके और हाइड्रोजन अटैच होके UQS2 बनाता है, और फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी को दे देता है और हाइड्रोजन इधर चला जाता है अंदर की तरह। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है ये एक सिस्टम की तरह काम करती है कि इसके थ्रू ये प्रोसेस ऐसे होती है और हाइड्रोजन का मूवमेंट ऐसे होता है। ठीक इसी तरह का आपने रिएक्शन उसमें भी देखा था फोटोसिंथेसिस में, उसमें भी इस तरह का आपने प्रोसीजर देखा था, और वही उसी तरह से यहाँ भी हो रहा है कि रिएक्शन इस साइड को मूव कर रहा है और हाइड्रोजन आयन का मूवमेंट इस तरह को हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या होता है। अब ये जो साइटोक्रोम सी पे गया तो साइटोक्रोम बी पे, बी के बाद जाएगा ये साइटोक्रोम सी पे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है इसको हम लोग बोलते हैं BC1 कॉम्प्लेक्स, है ना, या कॉम्प्लेक्स थर्ड भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि जिसमें 2-3 एंजाइम मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स बना ले तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। वो एक साथ फंक्शन करते हैं इसलिए उसको कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। एक ही जगह मौजूद होते हैं और एक ही तरह के फंक्शन को कराते हैं, मतलब वो सिस्टमेटिक वे में फंक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर वही है, साइटोक्रोम बी पे आया, फिर एपीएस, फिर साइटोक्रोम C1, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स हो गया, BC1 कॉम्प्लेक्स ही बोलते हैं इसको। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करेगा, फिर फाइनली इलेक्ट्रॉन जो है अब पहुँचेगा साइटोक्रोम सी पे। तो यूवी क्यूनोन ये जो आपका बना रिड्यूस्ड होकर के क्या बन गया था, ये यूवी क्यूनाल। तो यूवी क्यूनाल से अब जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर मूव करेगा, साइटोक्रोम सी पे वाया BC1 कॉम्प्लेक्स, यानी इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम यूवी क्यूनाल टू साइटोक्रोम सी वाया BC1 कॉम्प्लेक्स। BC1 कॉम्प्लेक्स यूवी क्यूनोन से यहाँ आया, यहाँ से इस पे आया, इससे इस पे आया, इससे फिर साइटोक्रोम सी पे आया। और साइटोक्रोम सी मूवेबल मॉलिक्यूल है, वो मूव करता है, यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो साइट ये पहुंच जाता है, किस पे पहुंचता है, ये कॉम्प्लेक्स 4 पे। अब हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 की बात किए, कॉम्प्लेक्स 3 की बात किए, अब कॉम्प्लेक्स 2 की भी बात कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स 2 और कॉम्प्लेक्स 1 दोनों एक ही तरह काम करते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 एक ही तरीके का काम करते हैं, बस अंतर क्या होता है कि इसका जो प्रोडक्ट बनता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो भी थर्ड पे आता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो भी थर्ड पे आता है। इधर से भी इलेक्ट्रॉन थर्ड पे आया, इधर से भी आया, यानी फर्स्ट और सेकंड एक ही तरह से फंक्शन करते हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये नीचे जरूर बना है लेकिन ये इसके बाद नहीं है, ये इसके बाद नहीं है, ये फर्स्ट का भी यहीं पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, सेकेंड का भी यहीं पे आ रहा है। तो फर्स्ट और सेकेंड, हम इस सेकेंड को इधर भी दिखा सकते थे लेकिन बेहतर समझाने के लिए इसको बीच में रखा गया है कि दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं। तो जो सेकेंड होता है वो FADH के लिए होता है, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे कि FADH2 जो होती है उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है। ठीक है, तो इसमें जो FADH2 बना था वहाँ पे क्रेब्स साइकिल के अंदर, वो अब यहाँ आकर के अटैच होता है और FADH2 से FADH बन जाता है, और इस तरह से पूरा ये चेंजिंग होती है, अपने इलेक्ट्रॉन को ये ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन है वो भी ये भी इलेक्ट्रॉन आपका जा रहा है यूवी क्यूनोन पर ही, और यूवी क्यूनाल बना रहा है, इसमें हाइड्रोजन अलग से ऐड होती है। इधर से इलेक्ट्रॉन जाता है और हाइड्रोजन यहीं आसपास से अपना हाइड्रोजन भी ले लेता है, ले करके ये UQS2 बना लेता है। UQS2 फिर अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है इसी साइटोक्रोम बी को, और हाइड्रोजन को इधर मेम्ब्रेनल स्पेस में भेज देता है। तो हाइड्रोजन को कुल मिला के ये जितने भी सिस्टम है, ये NADH के जितने हाइड्रोजन आयन हैं और FADH के जो हाइड्रोजन आयन उनको उठा के उस तरफ कर देता है। ठीक है, ये आप समझिए। और इलेक्ट्रॉन को भी, इलेक्ट्रॉन को ऐसे मूव करा रहा है जबकि हाइड्रोजन को ऐसे मूव करा रहा है। ठीक है, वही लगभग आप ध्यान से देखिए, तो जो आप लाइट रिएक्शन में देख रहे थे लगभग उसी तरह का रिएक्शन यहाँ भी, उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी मेम्ब्रेन के थ्रू होता था और हाइड्रोजन आयन को आपका मैट्रिक्स की तरफ आता था। तो बिल्कुल उसी तरह की ये प्रोसेस है। उसमें भी जो आपका मेम्ब्रेन था वो किस चीज़ की मेम्ब्रेन थी, थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन थी, और यहाँ पे जो ये मेम्ब्रेन किसकी है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। लेकिन लगभग
में जो उसका आप कहते हैं पैटर्न है वो बिल्कुल उसी तरह से है, बस एंजाइम अलग हो गए हैं और आर्गन अलग हो गया है, वो अलग बात है, लेकिन पैटर्न काफ़ी कुछ उससे मिलता जुलता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरह से हो रहा है और हाइड्रोजन का मूवमेंट इस तरह से हो रहा है। इसी एनर्जी का वो यूज कर रहा है इसको इस तरफ से इस तरफ करने में। जो एनर्जी यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के थ्रू जो कुछ एनर्जी यहाँ मिल रही है, उसी एनर्जी से वो इस तरफ हाइड्रोजन को कर ले रहा है, उसी रिएक्शन के थ्रू। मतलब ये जो हाइड्रोजन इस तरफ से इस तरफ आ रहा है वो एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन है। अब वही मामला है जैसे कि उसमें हम लोग बात करते थे कि कोई एंजाइम इस साइड में है, कोई एंजाइम इस साइड में है, तो वही चक्कर यहाँ भी है कि जो इस साइड में एंजाइम है वो हाइड्रोजन को, अब देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन एंजाइम साइटोक्रोम C1 से C पे आया, वो इस साइड में है तो इधर इसको निकाल दिया। तो वही चक्कर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं FeS इस साइड में है तो वो हाइड्रोजन को इस पार छोड़ दिया उसने। इसी तरह यूबिक्विनोन भी थोड़ा सा इस साइड में है, तो UqH2 जब भी UQ में वापस से होगा तो वो हाइड्रोजन को इधर मूव कर देगा। तो इस तरह से ये इसका अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि वो हाइड्रोजन को इस साइड से इस साइड कैरी कर देता है। तो अब मकसद क्या है, अभी हम पूरा इसको समझ लेते हैं। देखिए, मकसद हाइड्रोजन आयन का उस तरफ ले जाने का वही है जो वहाँ पे हुआ था, यानी कि जब हाइड्रोजन ग्रेडियंट इधर ज़्यादा हो जाएगा तो वो इस ATP सिंथेटेज के थ्रू पास करेगा और ATP की सिंथेसिस कराएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन उस साइड भेजा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा हाइड्रोजन ग्रेडियंट भी डेवलप होता है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि वो और कैसे ज़्यादा डेवलप होता है। तो साइटोक्रोम C पे इलेक्ट्रॉन आ गया, अब ये साइटोक्रोम C आ जाएगा कॉम्प्लेक्स 4 के ऊपर, फिर अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा कॉपर के ऊपर, कॉपर से फिर वो साइटोक्रोम A, फिर साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3, फिर वो कॉपर। तो यहाँ पे 2 कॉपर कॉम्प्लेक्सेज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करते हैं। कॉपर सेंटर इनको कहा जाता है एक्चुअली। तो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स 4 में कॉपर के सेंटर हैं जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं, कैप्चर करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका पास हो रहा है कहाँ से, कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 3 पे और कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 पे, यानी कह सकते हैं 1 to 4 मूवमेंट हो रहा है इसका इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये पूरी चेन कहाँ हो रही है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि कैसे ये होता है। इसके बाद फाइनली जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ जाएगा, वो हम देखते हैं कि अभी हम बात कर रहे थे कि ATP की सिंथेसिस के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि इलेक्ट्रॉन जो है फाइनली कहाँ जाता है। तो हम जैसा कि डिस्कस किए थे कि जो फाइनली इलेक्ट्रॉन होता है वो पहुँचता है ऑक्सीजन के ऊपर, है ना, और फॉर्मेशन करते हैं H2O का। तो यहाँ पे आप देखिए जो इलेक्ट्रॉन है वो फाइनली कहाँ पहुँचा, ऑक्सीजन के ऊपर। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है, यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो ये भी आयनाइज हो जाएगा और तब फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके H2O का फॉर्मेशन कर लेंगे। सिंपल सी बात है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं, जब इलेक्ट्रॉन जैसे इसको मिलेगा ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके H2O बना लेगी। तो ऑक्सीजन का पूरे रेस्पायरेशन में यही यूज है और कहीं यूज है ही नहीं। तो टर्मिनल एंड बिल्कुल लास्ट में जाके ऑक्सीजन का रोल है। लेकिन अब सवाल ये है कि लास्ट में है तो ऑक्सीजन की जरूरत क्या है, तो है जरूरत, क्योंकि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन होगा तो ये हाइड्रोजन को, इस इलेक्ट्रॉन को ये कंज्यूम करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको रिसीव करता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का एक सक्शन क्रिएट होगा, जैसा कि हम लोग लाइट एक्शन में पढ़े थे कि एक सक्शन क्रिएट होता है, वैसे ही यहाँ पर भी एक सक्शन डिमांड क्रिएट होगी। तो ये प्रोसेस पूरी मशीनरी रन करती रहेगी। जैसे जैसे मार्केट में फैक्ट्री के अंदर कोई चीज़ बन रही है और मार्केट में नहीं जा रही है तो डंप हो जाएगा। जब डंप होगा तो प्रोडक्शन अपने आप स्लो हो जाएगा। तो जब ये कंज्यूम होता जाएगा तो अपने आप ये मशीनरी पूरी चलने लगेगी, इलेक्ट्रॉन का जो है कि ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये जरूरी है कि यहाँ पे ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन जुड़े और हाइड्रोजन आयन से जुड़े और H2O का फॉर्मेशन होता रहे। तो 2 फायदा होगा, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन कंज्यूम होगा तो उससे 2 फायदा होगा। एक तो हाइड्रोजन जो एक्स्ट्रा है वो चलेगा इस साइड में इस रिएक्शन की वजह से। दूसरा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन है वो इसके साथ जुड़ते चले गए ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इधर के साइड में धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन क्या होगा, डिफिशियंट होगा। इधर की साइड में हाइड्रोजन आयन जो है ग्रेडियंट बढ़ता जाएगा। तो एक मतलब इधर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, इधर कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन का कम होगा और एक हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट डेवलप होगा। अब उस ग्रेडियंट की वजह से ये हाइड्रोजन आयन इस तरफ को मूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है बिल्कुल टर्मिनल एंड पे यहाँ पे अटैच होती है। इससे पहले पूरी
ग्लाइकोलिसिस हो या क्रेब्स साइकिल हो या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसमें कहीं भी ऑक्सीजन अटैच नहीं होती, एकदम बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे ये अटैच होती है। और लास्ट पॉइंट पे अटैच होने से हाइड्रोजन आयन और इधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ऑक्सीजन, ये तीनों मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल बनाती है। तो इस तरह से क्या होता है, इस एक तरफ का हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन ग्रेडियंट या प्रोटॉन ग्रेडियंट कम हो जाता है, इधर का प्रोटॉन ग्रेडियंट ज़्यादा हो जाता है। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है यहाँ इसकी ज़रूरत क्या है? ज़रूरत इसलिए है कि अगर ये यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा, ये प्रोटॉन नहीं होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर से नहीं आएंगे, तो ये वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं ये कंज्यूम हो जाते हैं, इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होते हैं। जब कंज्यूम होते हैं तो एक सक्शन क्रिएट होता है, उस सक्शन की वजह से ये पूरी मशीनरी चलती रहती है, ये पूरी प्रोसेस कंटिन्यू होती है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंज्यूम नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे डंप होने लगेंगे इलेक्ट्रॉन, तब ये प्रोसेस अल्टीमेटली रुक जाएगी। ऐसा ही हम लोगों ने लाइट रिएक्शन में भी देखा था कि वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन केमियास्मोटिक थ्योरी के थ्रू मूव करता रहता है। तो यहाँ पर भी उसी तरह से है कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ से एक तरह से सक्शन क्रिएट होता रहेगा और ये पूरी मशीनरी चलती रहेगी। अब ये जो हाइड्रोजन आयन इस साइड में प्रोटॉन ग्रेडियंट ज़्यादा हो गया तो ये इस तरफ आने की कोशिश करेगा, मगर कोई प्रॉपर चैनल नहीं है। चैनल कहाँ मिलता है इसको? कॉम्प्लेक्स 5 में। तो कॉम्प्लेक्स 5 इज मेड अप ऑफ F0 एंड F1 पार्टिकल। तो F0 जो होता है वो एक चैनल की तरह काम करता है, जिसके थ्रू हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन जो है मूव करते हैं। तो ये क्या है? इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है और इसके अक्रॉस प्रोटॉन मूव करते हैं। इसके बाद इसमें जो दूसरा पोर्शन है वो F1 है, इसको हम लोग कहते हैं हेड पीस। तो इसके पैसेज ऑफ प्रोटॉन थ्रू द चैनल इज कपल्ड टू द कैटालिटिक साइट ऑफ F1 कंपोनेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ ATP। और इसी F1 साइट में ATP सिंथेटेज एंजाइम के हेल्प से ATP का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन कैसे होगा? ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट मॉलिक्यूल जुड़ेगा और ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन या प्रोटॉन क्रॉस हो रहा है, इसकी एनर्जी को कंज्यूम करके ये ATP की सिंथेसिस करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ATP सिंथेटेज एंजाइम। और ये जो क्या है, ये F1 पार्टिकल है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ये F0 पार्टिकल है और ये F1 पार्टिकल है। इसको हम लोग हेड पीस भी कहते हैं और ये इसका बेस पोर्शन है। ये हेड पीस है, ये बेस पोर्शन है। तो बेस पोर्शन क्या होता है? चैनल की तरह काम करता है। F0 जो है वो बेस पोर्शन है, ये चैनल की तरह, जबकि F1 जो है हेड पीस जो है वो मेन पोर्शन है, जहाँ पे ATP सिंथेटेज एंजाइम के हेल्प से ATP की सिंथेसिस होती है। आप देख रहे हैं इसमें हाइड्रोजन का मूवमेंट इस तरह से हो रहा है, यानी कि इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ, और यहाँ पे इस तरह से ADP प्लस फास्फेट, इनऑर्गेनिक फास्फेट की हेल्प से ATP की सिंथेसिस हो रही है। तो ये इस जो ग्रेडियंट की वजह से जो इधर मूवमेंट हो रहा है उसकी एनर्जी को यूज करता है ये ATP के सिंथेसिस में। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि हर एक ATP की सिंथेसिस के लिए 2 हाइड्रोजन आयन रिक्वायर्ड या 2 प्रोटॉन रिक्वायर्ड होते हैं, यानी 2 प्रोटॉन की जो एनर्जी होती है वो जरूरी होती है एक ATP की सिंथेसिस के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ATP प्रोड्यूस्ड 2 हाइड्रोजन पासेस थ्रू F0 फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस टू मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से जब F0 से मूव करता है प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन और F1 के थ्रू ये जब पास करता है तो F1 कैटालिटिक साइट है और यहाँ पे फिर ATP की सिंथेसिस होती है। तो F1 इसमें क्या है? हेड पीस। ये भी पेरीफेरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, पेरीफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ये भी होता है। और इसमें ये एक तरह से क्या है, ये ATP की साइट है, ATP सिंथेसिस की साइट है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख लिए कि ये पूरा जो आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये ऑक्सीसोम इनको बोला जाता है। F1 पार्ट के लिए ऑक्सीसोम भी बोलते हैं। और ये इनर मेम्ब्रेन पे, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे मौजूद होते हैं और यहीं पे ATP की सिंथेसिस होती है। तो आप इसी तरह का प्रोसेस आपने केमियास्मोटिक थ्योरी में भी देखा था, वहाँ पर भी इसी तरह का मूवमेंट होता है और ATP की सिंथेसिस होती थी। यहाँ पर भी उसी तरह का मूवमेंट है, मतलब अक्रॉस प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है कि एनर्जी का या ATP की सिंथेसिस होती है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। इस तरह से आप पूरा इसके हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट की वजह से या प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से F1 और F0 पार्टिकल की हेल्प से ATP की
सिंथेसिस होती है। इस तरह से ये जो पूरा रिएक्शन है वो कैसा है, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रही है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। जबकि लाइट रिएक्शन में जो हो रहा था उसको हम लोग फोटो फास्फोरिलेशन बोले। एटीपी की सिंथेसिस वहां भी हो रही थी लेकिन लाइट एनर्जी की वजह से, जबकि यहाँ पे ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस हो रही है उसकी वजह से एटीपी की सिंथेसिस हो रही है, इसीलिए इसको हम लोग ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन बोलते हैं। यानी ऑक्सीजन के जोड़ने की वजह से क्या होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर के एटीपी की सिंथेसिस करता है पूरी ये प्रोसेस के थ्रू, जितना आपने देखा ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और फिर फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। और ऑक्सीजन इसमें एट द लास्ट पॉइंट पे जुड़ती है, टर्मिनल एंड पे, बिल्कुल लास्ट। देखिए अब लगभग प्रोसेस पूरी हो चुकी है, यहाँ पे जाकर के ऑक्सीजन जुड़ रहा है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह होता है, जो पूरी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन में, उसको फाइनली ये एक्सेप्ट करता है और हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर के ऑक्सीजन वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो ये पूरी प्रोसेस है इसमें एटीपी कितना बनता है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं कि NADH2 का जो एक मॉलिक्यूल है वो 3 ATP का फॉर्मेशन करता है, जबकि FADH2 का जो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। तो 1 NADH2 मॉलिक्यूल फॉर्म्स 3 ATP एंड 1 FADH2 मॉलिक्यूल फॉर्म्स 2 ATP। तो अब हम काउंट कर लेंगे कि जितना ATP हैं बन रहे हैं तो कैसे बन रहे हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि टोटल NADH2 कितने हैं और टोटल FADH2 हैं। तो इस तरह से हम इनको नंबर को काउंट कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये बाद में डिस्कस करेंगे कि कितना होता है।